नमस्कार। जन राष्ट्रवाद का उदय। अब तक हमारे 13 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा जो सेशन रहेगा ये आप देख सकते हैं। सेशन नंबर आपके सामने है। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या टॉपिक कंप्लीट किया था? नेहरू रिपोर्ट को हमने कंप्लीट किया था, साथ ही जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रमों को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम क्या करेंगे? लाहौर अधिवेशन को लेकर हम बात करेंगे। पूर्ण स्वराज्य की मांग जिस अधिवेशन में की गई थी उसको आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाए उससे पहले कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होगी। तो एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये दिसंबर 1929 में हुआ था। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के महीने में ही होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? लाहौर अधिवेशन भारतीय इतिहास का महान विभाजक। अब ये महान विभाजक इसको क्यों कहा गया है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, कुछ बड़ी मांग यहाँ पे रखी गई है ब्रिटिश हुकूमत के सामने। और वो मांग क्या थी? अभी तक हम किसकी मांग कर रहे थे? स्वशासन की मांग कर रहे थे, स्वराज की मांग कर रहे थे। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब आप कहेंगे कि इनमें अंतर क्या है? हालांकि अंतर आप ऑलरेडी जानते हैं कि डोमिनियन स्टेट के दर्जे में क्या होता है कि अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम सत्ता होती है, वो किसके पास होती है? ब्रिटिश के पास होती है। आंतरिक निर्णय भारतीय ले सकते हैं। तो ये था डोमिनियन स्टेट। और पूर्ण स्वराज्य में क्या है कि सब कुछ अब हमें ही चाहिए। तो इस लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई दोस्तों? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कहाँ कब की गई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। लाहौर अधिवेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले, अधिवेशन से पहले क्या मांग थी और अधिवेशन में क्या मांग रखी गई, उसमें अंतर आप समझ लीजिए। टाइटल आप देख सकते हैं, 1929 से पूर्व कांग्रेस का क्या लक्ष्य था? कांग्रेस केवल यही मांग करती थी। क्या मांग का स्वरूप कैसा था? कि कांग्रेस अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहते हुए केवल स्वशासन चाहती थी। विदेश नीति, रक्षा और सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश हुकूमत के पास ही रहनी थी। ये 1929 से पूर्व की बात है दोस्तों, यानी कि लाहौर अधिवेशन से पहले की बात है। और लाहौर अधिवेशन में आते ही क्या होता है? किसकी मांग हो जाती है? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 29 से पहले की स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है। अब देखिए, ये पूर्ण स्वराज्य की बात कहाँ से स्टार्ट होती है? 29 पर हम अभी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले का सिनेरियो हम समझ रहे हैं। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1928 में। जहां पर एक तरफ तो है दोस्तों मोतीलाल नेहरू और दूसरी तरफ है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप गांधी जी को भी ऐड कर सकते हो, महात्मा गांधी, है ना। तो यहाँ पे हमने इनको डिफाइन किस तरीके से किया है कि भाई ये पुरानी पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी है, या युवा शक्ति आप बोल सकते हो। जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे, जिसमें गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो किसकी मांग कर रहे हैं? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, है ना। जबकि 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जो युवा शक्ति थी, जो नई पीढ़ी के थे क्रांतिकारी युवा, वो किसकी मांग कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज्य की और डोमिनियन स्टेट के दर्जे की बात का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी मेंशन किया है। ये देखिए, नेता ये हो गए और इनकी प्रतिक्रिया क्या है? डोमिनियन स्टेट से सख्त असहमति।
और इसके विरोध में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का संबंध किससे है। ठीक है। तो ये बातें हुई कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जहां बगावत के बीज बोए गए। ठीक है सर, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो स्वशासन दे दो, ये कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब देखिए सर, अब आगे क्या होता है। महात्मा गांधी की मध्यस्थता और इरविन को अल्टीमेटम। अब देखिए युवाओं का दबाव। गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट के लिए अंग्रेजों को पहले 2 वर्ष का समय देने का विचार किया था। गांधी जी ने कहा कि अचानक से हम वार नहीं करेंगे, सामने वाले को मौका देंगे, पर्याप्त समय देंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा 1928 में कि हम 2 साल का समय देते हैं ब्रिटिश सरकार को। अगर वो दे हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे कुछ नया एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे समझौता क्या हुआ, गांधी जी चाहते थे कि 2 साल का समय दो इनको थोड़ा सा, तो युवाओं के दबाव में यह समय घटाकर कितना कर दिया, 1 वर्ष कर दिया गया। ये देखिए 1928 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, फिर समय घटा दिया, 1 वर्ष कर दिया। और अल्टीमेटम क्या दिया कि यदि 1929 के अंत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को नहीं दिया तो कांग्रेस का लक्ष्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज्य होगा। गांधी जी इस बात पे विश्वास करते थे कि सामने वाले को एक मौका देना चाहिए, पर्याप्त समय भी देना चाहिए। तो युवाओं ने गांधी जी की बात भी मानी और फिर ये अल्टीमेटम दे दिया दोस्तों। लेकिन परिणाम क्या हुआ, लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सरकार ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। मंच लाहौर अधिवेशन के लिए सज चुका था। तो समय सीमा भी पूरी हो गई दोस्तों और ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, ये बात हो गई थी 1928 में। अब आता है 1929 का समय, लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए सवाल उठने लगे। तो 2 नाम सामने आते हैं। पहले एक नाम आता है गांधी जी का। गांधी जी का नाम नामित किया गया और साथ ही सरदार पटेल का भी नाम नामित किया गया। तो गांधी जी ने, मतलब उस समय गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट गए थे 1928 के समय में, तो इनका नाम नॉमिनेट किया गया। लेकिन गांधी जी ने अपना नाम वापस ले लिया दोस्तों कि नहीं, मैं नहीं। वैसे ही सरदार पटेल का नाम भी नामित किया गया, क्योंकि सरदार पटेल भी उस समय काफी चर्चा में थे। बारदोली सत्याग्रह याद है आपको, कपास वाला जो वहां पे कपास में कर की दर बढ़ा दी गई थी, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने बात भी की थी। तो उस वजह से भी पटेल साहब चर्चा में थे, लेकिन फिर इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 नाम आगे आए अध्यक्ष पद के लिए लाहौर अधिवेशन के लिए, लेकिन इन दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया। फिर कमान किसके हाथ में दी गई, युवाओं के हाथ में कमान दी गई। और युवाओं के लीडर कौन बने, फिर जवाहरलाल नेहरू बने दोस्तों अध्यक्ष। ये देख लीजिए, नए अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। और नेहरू जी भी कौन से, जवाहरलाल नेहरू। ये लीजिए दिसंबर 1929। और इसकी अध्यक्षता की किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी और सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया। युवाओं का प्रभाव चल रहा था उस समय। ठीक है, युवाओं के इस जोश को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए एक युवा चेहरे को अध्यक्ष बनाना आवश्यक था। और फिर क्या हुआ, 1928 में पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 1929 में पुत्र जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये जो अधिवेशन हुआ लाहौर अधिवेशन, इसमें क्या क्या संकल्प लिए गए। संकल्प नंबर 1, पूर्ण स्वराज्य। अभी तक मांग किसकी चल रही थी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग चल रही थी, लेकिन अब क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। नया लक्ष्य यहाँ पे इस अधिवेशन में रखा गया
कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की, अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। पूर्ण स्वराज्य का यह ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वयं महात्मा गांधी ने अधिवेशन में रखा था। इसका अर्थ क्या है पूर्ण स्वराज्य का, मैं वापस से समझा रहा हूं। पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा, अंग्रेजी सत्ता का कोई दखल नहीं होगा, यह है पूर्ण स्वराज्य। तो एक तो लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया #1। और दूसरा क्या, दूसरा लिया गया कि 26 जनवरी का जो दिन है वो किसके रूप में मनाया जाएगा दोस्तों, स्वाधीनता दिवस, या इसको हम स्वतंत्रता दिवस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। स्वतंत्रता स्वाधीनता बात एक ही बात है। तो दूसरा निर्णय क्या लिया गया कि अधिवेशन में तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसका प्रथम आयोजन कब हुआ, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया। ठीक है, अब देखिए द रिपब्लिक डे का कनेक्शन क्या है, 26 जनवरी का क्या कनेक्शन है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बावजूद 1930 के इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भाई देखो, पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, पहली बार 26 जनवरी 1930 को। लेकिन भारत वास्तविक रूप से आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो फिर 15 अगस्त को हम क्या मनाने लग गए थे, स्वतंत्रता दिवस, तब से मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर इस 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए फिर 26 जनवरी को क्या संविधान लागू किया गया भारत का, और इसलिए फिर हम 26 जनवरी को अब किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये देखिए 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस। कहानी आ गई क्या समझ में। हम पढ़ रहे हैं लाहौर का अधिवेशन, जिसमें पहला तो पूर्ण स्वराज्य और दूसरा निर्णय क्या हुआ कि भाई 26 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है ये 26 जनवरी का 15 अगस्त का ये कनेक्शन आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू किया था, क्योंकि पहली बार हमने ये स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था, तो इसको सम्मान देने के लिए। ठीक है, फिर देखिए और लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, रावी नदी के तट पर नया तिरंगा फहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को हुआ था ये। लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय झंडे को पूर्ण स्वराज्य के प्रतीक के रूप में पूरे सम्मान के साथ फहराया गया। संदेश, अब हम आज़ाद हैं, अब हम स्वाधीन हैं। तो ये रावी नदी के तट पे हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तिरंगे को लेकर भी क्या हुआ। तिरंगे का स्वरूप 1921 में कुछ इस तरह का था, लेकिन फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में तिरंगा ये कर दिया गया दोस्तों। इसमें जो रंग जो जो रंगों का जो चुनाव किया गया था वो धर्मों को लेकर किया गया था, तो फिर बाद में इसको हटा दिया कि भी रंगों का अर्थ अब केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें व्यापक राष्ट्रीय अर्थ दिए गए, है ना। तो इसको ज़्यादा लोड मत लेना, इनका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। बस आप ये ध्यान रखना कि भी नए तिरंगे की बात हुई थी। यहाँ पे देखिए नया तिरंगा रावी नदी के तट पर। तो पहले तिरंगे का स्वरूप अलग था, अब ये आ गया तिरंगा जो वर्तमान में अभी भी हमारे यही है ना। बाकी इन पे ध्यान मत देना आप, ये नहीं पूछी जाएगी ये बातें। चलिए ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, संकल्प हो गया, जो कि लाहौर अधिवेशन में हुआ। अधिवेशन के अस्वीकृत प्रस्ताव और नई परिकल्पनाएं। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों के खिलाफ एक समानांतर सरकार का गठन किया जाए, लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। उनका मानना था कि देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रस्ताव रखा था सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर अधिवेशन में। और वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में परिकल्पना, अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने भारत के लिए एक समाजवादी गणराज्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। भाई अध्यक्ष यही थे ना, तो उन्होंने भाषण में बोला। तो ये कुछ ये बातें हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। अब आगामी रणनीति की बात करते हैं। जब ये संपन्न हुआ लाहौर अधिवेशन, संकल्प लिए गए, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब महात्मा गांधी जी की क्या स्थिति है, अब गांधी जी बन गए हैं सर्वे सर्वा।
कैसे? देश में बड़े आंदोलन के लिए गांधी जी के नेतृत्व के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया और उनको स्वतंत्रता दे दी गांधी जी को, कि अब उन्हें तय करना है, तय करने का अधिकार दे दिया उनको पूरा, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, कहाँ, किस तरीके से और किन शर्तों पर शुरू किया जाएगा, इसका निर्णय कौन ले? गांधी जी लिए। कांग्रेस ने ये अधिकार दे दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले शुरू होने वाला था जब हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, लेकिन चोरी चोरा कांड होने के बाद आगामी सारी रणनीति फेल हो गई थी। अब वापस से एक बड़े आंदोलन की मांग की जा रही है और अब कमान किसके हाथ में दे दी है? गांधी जी के हाथ में दे दी है कि अब आप ही निर्णय कीजिए कब करना है, कैसे करना है, किन शर्तों पे करना है, अब आप ही डिसीजन लीजिए। अब गांधी जी निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दे दी प्रहार करने से पहले। क्या? सत्याग्रह का सिद्धांत। किसी भी विरोधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन या बहिष्कार करने से पहले उसे सुधार का एक स्पष्ट मौका दिया जाना चाहिए। ये गांधी जी की बातें चल रही है भाई। कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हो किसी के अगेंस्ट, उससे पहले एक मौका उसको दिया जाना चाहिए। बिना चेतावनी दिए सीधा आंदोलन करना सत्याग्रह के सिद्धांतों के खिलाफ था। सविनय अवज्ञा शुरू करने से पहले अंग्रेजों को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया गया। अब सर्वे सर्वा गांधी जी बन गए हैं, तो गांधी जी ने बोला कि हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मौका देंगे उनको। और ये मौका किस रूप में दिया? लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा गया जिसमें गांधी जी ने 11 मांगे रखी गई, जिसको हम क्या कहते हैं? 11 सूत्रीय मांगे। ये देखिए 11 पॉइंट रखे गए, यंग इंडिया में छापा इसको। सविनय अवज्ञा शुरू करने से ठीक पहले महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में खुला पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी गई और चेतावनी दी गई, यदि ये मांगे मानी गई तो आंदोलन नहीं होगा, अन्यथा राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहें। ये गांधी जी एक मौका देते थे तो दे दिया इन्होंने। अब ये 11 सूत्रीय मांगी क्या थी गांधी जी की, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक सेपरेट वीडियो इसका रख लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे की बातें आप सुनिए। अब देखिए पूरा ओवरव्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ कि लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। एक तो लक्ष्य में परिवर्तन हुआ। डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य के स्थान पे क्या आ गया? पूर्ण स्वराज्य नया लक्ष्य बनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित, यहीं से गणतंत्र दिवस की नींव पड़ी। ठीक बात है। नया ध्वज का कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है, केसरिया सफेद हरे रंग को लिया गया। और आगामी आंदोलन महात्मा गांधी को सर्वे सर्वा बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद। तो ये हो गया लाहौर अधिवेशन शानदार तरीके से। जो सारी बातें थी वो हमने कवर कर ली। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? गांधी जी के जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम था उसको हम 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसका पीडीएफ आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस टेस्ट सीरीज से ही आएगा आपको। ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आज इसका टेस्ट दें आप। ठीक है। और कोई भी समस्या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके आप हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।